टॉपिक ये क्वेश्चन लिया था पिछले लेक्चर में कि फोर्ट्रान 90 का प्रोग्राम लिखने के लिए मेजर स्टेप्स क्या होते हैं, और उसे एनाटॉमी भी बोला जाता है टू राइट द प्रोग्राम। अब हमने वहाँ पर स्टेप्स के नाम किए। अब आप में से मुझे पता चला कुछ नहीं लेक्चर ही अटेंड नहीं किया था। स्टेप्स के नाम में हमने बताया कि पहले प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, फिर डिक्लेरेशन करते हैं रियल है या इंटीजर है वेरिएबल्स। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट होती है। इनपुट का मतलब रीड स्टेटमेंट हो गई, जैसे जो वैल्यूज़ देनी है वो दे देते हैं यहाँ हम। प्रोसेसिंग में फार्मूलाज आ जाते हैं, फिर आउटपुट में प्रिंट स्टेटमेंट होती है। ये सब बात हमने की। और फिर एंड प्रोग्राम। छोटे से 6 स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 स्टेप्स हुए, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब चलो, हमने फिर एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी लिया था कि टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और उसमें ये 6 स्टेप्स करके दिखाए थे। आज हम एक और प्रोग्राम लेते हैं। 5-6 प्रोग्राम थे, उसके बाद मैंने दिखाए थे एक्सरसाइज में है, तो उसी में से अब और प्रोग्राम्स लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो हमने आज जो प्रोग्राम लिया, हमारे पास एक्सरसाइज में है प्रोग्राम टू कन्वर्ट लेंथ गिवन इन फीट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। आपको ये प्रोग्राम का पेज दिख रहा है, पेज नंबर 16, प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए लेंथ गिवन इन फीट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, तो देखो, मैंने रूल में कहा था पहला काम है प्रोग्राम का नाम, तो हमने प्रोग्राम का नाम रखा है ABC। हमारी मर्जी है, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी लाइन में इम्प्लिसिट नन लिखते हैं, पर मैंने तो एनाटॉमी में कहा ही नहीं था इम्प्लिसिट नन, नहीं कहा था, लेकिन इम्प्लिसिट नन बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्लिसिट नन फोर्ट्रान 90 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जब फोर्ट्रान 90 आई, जब तक फोर्ट्रान 77 थी तब तक इम्प्लिसिट नन था ही नहीं। जब फोर्ट्रान 90 बनी तो 2011 में, नहीं, कौन से साल में बनी फोर्ट्रान 90? जो रिवाइज करके आया होगा उसे पता होगा, बताओ। 1991 में, ठीक है। तो 1991 में फोर्ट्रान 77 से फ़र्क करने के लिए, फ़र्क यानी कि कुछ ऐसे फार्मूलाज थे, मतलब हम चाहते थे जो फोर्ट्रान 77 में अब तक प्रोग्राम्स लिखे जा चुके हैं, मान लो कोई प्रोग्राम 10 पेज का है, क्योंकि प्रोग्राम जो होते हैं वो बड़े बड़े डाटा के लिए भी लिखे जाते हैं। सपोज पॉपुलेशन पे है कि हमने पॉपुलेशन का एवरेज इंक्रीज पर ईयर निकालनी है, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन डाटा उस पे प्रोग्राम बना, ये कैलकुलेशंस होंगी। अब जो फोर्ट्रान 77 पे इतने साल तक काम हुआ था, 77 बन गई 1978 में, और 1991, इसमें कितने साल हो गए? 13 साल। तो 13 साल में जो इतने सारे प्रोग्राम बने थे, उनको हम चाहते थे वो 90 में भी काम आ जाए, ऐसे कैसे? इसलिए एक कमांड यूज़ की गई, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन का इस्तेमाल इसलिए ही किया गया ताकि 77 वाले प्रोग्राम्स इस इम्प्लिसिट नन के नाम को यूज़ करने से 90 में भी फॉलो हो जाते थे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ दूसरा काम हो गया इम्प्लिसिट नन। हम हर प्रोग्राम में लिखेंगे ये इम्प्लिसिट नन। सेकंड स्टेप था रियल, यहाँ हम डिक्लेयर करते थे रियल या इंटीजर। तो अब मेरा जो प्रोग्राम है, लेंथ को कन्वर्ट करना है। लेंथ हमें फुट में पता है, और हम उसे मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ें लिखी, फीट, मीटर, सेंटीमीटर। कोई बच्चा चाहता तो यहाँ FT, M, CM भी यूज़ कर सकता है। कोई और ऐसे भी यूज़ कर सकता है, फुट के लिए F, मीटर के लिए M, सेंटीमीटर के लिए C। ये आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रखो, वेरिएबल नेम रखना आपकी इच्छा है। तो लेकिन ये जो वर्ड है रियल,
ये कैपिटल में ही आएगा, REAL, इसको नहीं बदल सकते। ये कह रहा है कि डेसिमल में भी हो सकता है हमारा फुट, मतलब हो सकता है किसी चीज़ की लंबाई 4 फुट हो, और मीटर में हो सकता है वो कुछ डेसिमल में आ जाए, सेंटीमीटर में भी डेसिमल में आ जाए, तो इसलिए रियल किया। अगर हमें पता है जैसे किसी काउंटिंग है, जैसे कि कितने एप्पल्स हैं, तो वहाँ इंटीजर यूज़ हो जाएगा, INTEGER, इंटीजर। तो पिछले लेक्चर में हमने यही बताया था, अभी आपको 2 ही तरीके बताए हैं, रियल और इंटीजर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इनपुट, लेकिन इनपुट से पहले तो प्रिंट लिख दिया, ये तो गलत बात है, पहले इनपुट होनी चाहिए फिर आउटपुट होनी चाहिए, ऐसे ही लगेगा। लेकिन ये प्रिंट का मीनिंग क्या है? इस प्रिंट में कोई भी वैल्यू है कहीं? प्रिंट में सिर्फ एक लाइन लिख रहा है, वो भी कोट्स के अंदर। देखो प्रिंट का फॉर्मेट होता है, जब भी आप प्रिंट लिखोगे आपने प्रिंट लिखना है, फिर स्टार, फिर कॉमा, कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ फीट। कोट्स के अंदर जो लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पर जब हम रन कर देंगे प्रोग्राम तो एक काली स्क्रीन आती है, उस पर ऐसे कैसे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ अगर मैंने फीट की स्पेलिंग गलत लिख दी, FET लिख दी फैक्ट, तो वही आएगी। अगर एंटर वैल्यू की जगह मैंने VAL लिख दिया तो वही आएगा। जो मैंने कोट्स में लिखा है वो स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ जो प्रिंट है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पे ये लिख दो एंटर वैल्यू ऑफ फीट। क्यों लिखवा रहे हैं? जब ये लिखा हुआ आएगा तो हमें याद आ जाएगा, वो हमें तो फीट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी हमारा प्रोग्राम आंसर देगा, वरना क्या होता है हम रन करके भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ इनपुट देनी है। तो जब ये स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और ब्लिंक करेगा, ब्लिंक यानी जैसे लाइट बार बार जलती और बुझती है तो उसे ब्लिंकिंग कहते हैं, जैसे ये ब्लिंक करता है कर्सर, यहाँ जो काली स्क्रीन होती है ना वहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो जब ये लिखा हुआ आएगा और कर्सर ब्लिंक करेगा तो हमें याद दिला रहा है कि भैया वैल्यू डालो ताकि प्रोग्राम आंसर निकाले आपका। तो ये प्रिंट सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर एक लाइन है, इस प्रिंट में कोई आउटपुट आंसर नहीं आ रहा। ये प्रिंट कमांड इनपुट में भी यूज़ हो रही है, लेकिन सिर्फ हमें स्क्रीन पर तो ये स्क्रीन पर ही लिखा हुआ रहा है। तो इट इज़ नॉट एन इनपुट कमांड, इट इज़ एन आउटपुट कमांड। रीड, ये जो रीड स्टार है फीट, ये रीड जब लिखा जाता है इसका मतलब होता है कंप्यूटर को कहा जा रहा है कि अब आप पढ़ो, और जो भी वैल्यू स्क्रीन पर जैसे मैंने लिख दिया मान लो 45, तो कंप्यूटर या कंपाइलर उस 45 को फीट की वैल्यू समझेगा। ये कमांड कह रही है कि पढ़ो, जो यहाँ लिखा है स्क्रीन पर वो फीट की वैल्यू है। रीड स्टार कॉमा फीट, रीड स्टार कॉमा जो भी वैल्यू है फीट। इसमें कोट्स नहीं आते, कभी ऐसे नहीं आएगा। प्रिंट में आते हैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, इन्हें कोट्स भी कहते हैं। नोट्स नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा, एक मिनट दोबारा प्रेजेंट करते हैं, फिर इसका मतलब काफ़ी देर से नहीं दिख रहा। अच्छा अब दिख रहा है? ओके, हो सकता है मुझसे कोई बटन दब गया हो, तो यानी पिछला रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक, तो रीड स्टार का मतलब ये था। अभी तक देखो नंबर 1 था प्रोग्राम का नाम, नंबर 2 पे इम्प्लिसिट नन आ गई है, नंबर 3 पे डिक्लेयर कर दिया रियल या इंटीजर, नंबर 4 पर रीड है। रीड, ये जो प्रिंट है ये रीड के लिए है, बस यूँ समझ लो। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या होता था? फार्मूला है मीटर इज इक्वल टू 3.2804 इंटू फीट। तो मीटर के लिए हमने बता दिया कि जो भी फीट है उसको इतने से गुना करो। अब मैंने मान लो 45 डाला
तो वो 45 को गुना करेगा 3.2804 से, और सेंटीमीटर के लिए वो इतने से गुना करेगा फीट को। ठीक है, तो उसके बाद आंसर लिखा जाएगा मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और एंड प्रोग्राम। अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया एक प्रोग्राम। ये वैल्यूज़ एक बार वेरीफाई कर लेना गूगल पर, हो सकता है ये गलत हो, ये जो 3.28084 है और ये, ठीक है, इन्हें गूगल पे टाइप करना कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, फिर करना है इस काम को। अब आ जाते हैं हम अगले प्रोग्राम में। इससे पहले, अगले प्रोग्राम से पहले और एक सिंपल सा करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, इससे पहले एक और सिंपल सा करवाते हैं। ये प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ वेट गिवन इन पाउंड्स इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। वेट आपको पाउंड्स में पता है और आपने बदलना है उसे किलोग्राम में और ग्राम में। बिल्कुल उसी तरह का है प्रोग्राम ABC, इम्प्लिसिट नन, रियल में डाल दिया पाउंड, किलोग्राम, ग्राम। एंटर द वैल्यू ऑफ पाउंड, फिर पाउंड की वैल्यू एंटर करो, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि पाउंड का वैल्यू डालो, तो हम सिर्फ पाउंड की वैल्यू डालेंगे। मान लो मैंने 45 डाल दी, तो वो 45 पाउंड की वैल्यू है। रीड कर लेगा, उसको रीड स्टार में कहा गया है कि इस लाइन के बाद जो भी लिखा है वो पाउंड की वैल्यू है। प्रिंट, फिर वैल्यू ऑफ पाउंड। अब देखो ये वाली जो प्रिंट है, ये देखो, जब वो ये आंसर प्रिंट करेगा, ये जो बाद वाली प्रिंट है, इसका मतलब है वो ऐसे लिखेगा स्क्रीन पर, वैल्यू ऑफ पाउंड इज इक्वल टू कॉमा, जो भी आंसर निकलेगा, मान लो इसका आंसर मान लेते हैं पाउंड हमने 45 डाले, तो यहाँ 45 लिखा हुआ आएगा, लेकिन ना तो ये कोड्स आएंगे। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे क्या आएगा, ऐसे आएगा, वैल्यू ऑफ पाउंड इज इक्वल टू 45, ये लिखा हुआ आएगा, कोड्स नहीं आएंगे, कॉमा नहीं आएगा, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। ये क्यों लिखवाया? ताकि जब हम आउटपुट का प्रिंट आउट लेंगे तो पता चले टीचर को कि ये पाउंड की वैल्यू थी 45। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया, किलोग्राम इज इक्वल टू इतने गुना पाउंड, ग्राम इज इक्वल टू इतने गुना पाउंड। फिर प्रिंट करवाया, ये प्रिंट कैसे लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, ये प्रिंट लिखा हुआ आएगा, किलोग्राम इज इक्वल टू इतना, बस जो भी आंसर आएगा वो, ग्राम इज इक्वल टू। अब इसको लिखना सीखो, कमांड की, प्रिंट की कमांड कैसे लिखी जाती है पहले ये सीखिए आप। पहले मुझसे प्रिंट की और रीड की कमांड लिखना सीखिए। यहाँ पर आप प्रिंट स्टार कॉमा, सबसे पहले मैंने लिखा था एंटर द वैल्यू ऑफ पाउंड, इसमें सिर्फ कोट्स के अंदर था तो ये ऐसे का ऐसे छप जाएगा। अगली बार जब मैंने प्रिंट लिखा तो मैंने जानबूझ के अलग लिखा है ताकि आपको सिखा सकें अलग अलग तरह से। वहाँ मैंने लिखा वैल्यू ऑफ पाउंड कोट्स इज इक्वल टू कोट्स के अंदर कॉमा, यहाँ पाउंड लिखा, तो जो भी वैल्यू 45 है वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। इसको दोबारा देखो, ये वाली कमांड आप दोबारा लिखियो मैं साफ से कि क्या है ये। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स वैल्यू ऑफ पाउंड
यहाँ तक कोट्स में है। ये ऐसे कैसे छप जाएगा, कॉमा के बाद में लिखती हूँ मान लो PD, ये वैल्यू डालेगा। अब PD लिखने का मतलब है कि मैं यहाँ पर बजाय पाउंड के यहाँ मैंने लिख दिया PD। मान लेते हैं मैं यहाँ ये ना लिखकर इनको काट रही हूँ मैं PD, KG और G, ठीक है। तो मेरे को जो यहाँ वैल्यू है ना, ये इसमें वैल्यू जाएगी, तो रीड में भी यहाँ पाउंड नहीं आएगा, क्या आएगा PD। लेकिन कोट्स के अंदर चाहे कुछ लिखे जाओ, कोट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर PD आएगा। जो आप ऊपर वेरिएबल का नाम रखेंगे वो कोमा के बाद आएगा। कोट्स के अंदर आप चाहे कुछ लिखते रहो, चाहे आप यहाँ कुछ भी लिख दें, इस कॉलेज का नाम लिख दो BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, तो वही छप जाएगा। कोमा के बाद जो वेरिएबल लिखोगे उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ भी फिर गुना में वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ PD आएगा। फिर यहाँ भी क्या आएगा, PD आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोट्स के अंदर तो किलोग्राम लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, KG, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, G। ये जो वेरिएबल के नाम है ये वैल्यूज़ लेने के लिए हैं, और जहाँ जहाँ वैल्यू रखी जानी है वहाँ वहाँ यही नाम आएगा, वहाँ गलती नहीं कर सकते आप। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो वेरिएबल का नाम है वही आप एज इट इज़ ही, जहाँ आप वैल्यू टाइप करवाना चाहते हो वहाँ आपको एज इट इज़ ही पुट करना है। ओके, तो इससे आगे हम कहते हैं, यहाँ तक होने के बाद हमने कहा कि ये वैल्यू आ गई। अब आपको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए बताती हूँ कि दो तरीके से प्रिंट कर बताई थी ना मैंने अभी तक, ठीक है। अब तीसरे तरीके से देखो, ये तो हो गई, इनको मिटाते हैं पहले, इतनी मिटा देते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। अब ये हमने रख दिया, ठीक है। सारे होते थे, तो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ, किलोग्राम। अब ये जो किलोग्राम है ना, यहाँ भी KG लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम है वो आएगा। इस डब्बे में जाकर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। PD 45 PD की वैल्यू है, और वो 45 के साथ गुना करने के बाद जितना भी आएगा वो इस डब्बे में जाकर स्टोर हो जाता है कि KG के डब्बे में ये आ गया। अब जहाँ मैं KG लिखूँगी वहाँ वो वैल्यू पुट होएगी। यहाँ मैंने KG लिखा तो यहाँ वही वैल्यू पुट होएगी। ऐसे ही मैंने ग्राम, तो G, अगर मैं ऊपर वेरिएबल में G लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ भी G लिखना पड़ेगा, और ये PD। लेकिन जब कोट्स के अंदर लिखते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया किलोग्राम इज इक्वल टू कोट्स 1 KG, प्रिंट, ठीक है ना, स्टार कॉमा, ऐसे ही होगा। ऐसे ही प्रिंट स्टार कॉमा ग्राम इज इक्वल टू GN। ये आपके तीसरे प्रिंट लिखने का। अब प्रिंट देखो, प्रिंट स्टार किलोग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम, ये PD अभी छोड़ दो, ग्राम इज इक्वल टू ग्राम, फिर एंड प्रोग्राम। रीड करवाना है तो भी जहाँ वैल्यू रीड करवा रहे हो वहाँ PD। आपको वेरिएबल अगर ये रखे हैं तो जहाँ कोट्स के बिना लिखोगे वहाँ PD, KG और G लिखोगे। अगर आपने पाउंड लिख दिया तो कंप्यूटर की कोई जान पहचान ही नहीं है पाउंड से, ना ही किलोग्राम से। जो आप यहाँ डालते हो नाम, उन्हीं से उसकी पहचान होती है। ये स्टेटमेंट उसकी पहचान करवाता है कि आपको अगली 4 लाइनों में इन वेरिएबल से आपकी मुलाकात होगी। अब इससे आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम हो गया सफिशिएंट, हमने इसको टाइम दे दिया। एक और था ये प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। स्फेरिकल पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन होते हैं XYZ, और स्फेरिकल पोलर हैं आपके स्फेरिकल पोलर में आप क्या कहेंगे, जैसे आपके पास हैं
आप फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ, मैंने जो आपको नोट्स दिए थे उनमें ज़्यादा बेटर थे। एक मिनट, यहाँ मैंने लास्ट पेज में अटैच किया था। ये फॉर्मूलाज हैं। x इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, y इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, z इज इक्वल टू रो कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, पहले मैं ये फॉर्मूलाज ही लिखती हूँ। देखो x इज इक्वल टू, रो की जगह ये r ले रहा है, r साइन फाई और कॉस थीटा। पहले मुझे लिखनी पड़ेगी ना, x इज इक्वल टू r साइन फाई कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन फाई साइन थीटा, और z इज इक्वल टू r कॉस फाई। यहाँ से मैच करें, z इज इक्वल टू r कॉस फाई, साइन फाई साइन थीटा, साइन फाई कॉस थीटा। सही है। अब मुझे प्रोग्राम बनाना है और उसे रन भी करना है, वैल्यू भी तो आनी चाहिए, आउटपुट भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा प्रोग्राम का नाम रखा पोलर कोऑर्डिनेट। कुछ भी रख दो प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम आप कन्वर्जन भी रख सकते हो। एक मिनट, हम लोग थे 33 पेज पर। प्रोग्राम का नाम यहाँ मैं कार्टेशियन भी रख सकती थी, कुछ भी, कार्ट पोल ऐसे रख दो, कुछ मर्जी रख लो, आपकी मर्जी। ABC रख लो, XYZ रख लो प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम XYZ, प्रोग्राम ABC। रूल था प्रोग्राम का नाम रखने के लिए भी। फिर आपने इम्प्लिसिट नल लिख दिया। अब आपने रियल डिक्लेयर किया। जब आपने रियल को डिक्लेयर किया, देखो हमारे इस सारे मामले में एक तो R है, एक है थीटा, थीटा को TH कहा, फाई PHI, ये फाई तो है ये, और थीटा है ये। उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेड थी और रेड फाई। और जो आंसर निकल रहे हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन में तो x, y और z चाहिए। ये तो आउटपुट है हमारी, देखो ये आउटपुट निकलेगी, आंसर ये है। और ये इनपुट हैं सारे, r थीटा फाई, ये सब इनपुट में जाएंगे। लेकिन वेरिएबल जब डिक्लेयर होते हैं तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है इनपुट आउटपुट, वहाँ तो सारे वेरिएबल के नाम लिखने पड़ेंगे, चाहे वो इनपुट का है चाहे वो आउटपुट का है। एक और कमांड होती है पाई, यहाँ इस्तेमाल होगा क्योंकि जब थीटा को मैं रेडियन थीटा में कन्वर्ट करूँगी तो थीटा बटा 180 यही होता है, थीटा गुना पाई बटा 180 हमारा फॉर्मूला होता है। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, देखो कि रेडियन इज इक्वल टू जो भी आपका थीटा है गुना पाई बटा 180। ऐसे ही फाई को कन्वर्ट किया जाएगा, थीटा को भी फाई को भी, तो फाई गुना पाई बटा 180। पाई की वैल्यू तो 3.14 है, तो पाई की जो वैल्यू है वो हम कैसे लिखेंगे, हम उसमें एक शब्द लगाते हैं पैरामीटर। पैरामीटर यानी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। और उसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ 4 बिंदी लगा दी। रियल के बाद भी 4 बिंदी लगती है, रियल पैरामीटर उसके बाद भी, और पाई की वैल्यू दे दी 3.1415। तो हमारी डिक्लेयर करने में ही आता है, ये भी डिक्लेरेशन है, ये भी डिक्लेरेशन है, इंटीजर भी डिक्लेरेशन है, INTEGER। लेकिन चूंकि मुझे पता है मेरे सारे आंसर में बटा 180 है, तो हो सकता है वो डेसिमल में आए, इसलिए मैंने ये रियल में लिया है, इंटीजर लिखा ही नहीं यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल में आ सकती हैं। हो गया यहाँ तक? तो आपने कह दिया कि रियल और फिर रियल पैरामीटर कांस्टेंट के लिए। अब इसके बाद अगली स्टेटमेंट, स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि लिखा हुआ आए एंटर द वैल्यू ऑफ थीटा पाई, थीटा फाई एंड आर। ये 3 वैल्यूज़ हमसे लेगा वो, आर थीटा और फाई। मान लो कोई बच्चा कहता है मुझे नहीं लिखना, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं ये लिख दूँ, तो मत लिखे, प्रोग्राम रन हो जाएगा, स्क्रीन खाली आएगी। जब रन होने के बाद काली स्क्रीन आती है
तो वहाँ आपको याद रखना है कि अब मुझे आर की वैल्यू डालनी है। पहली वैल्यू जो भी वो डालेगा उसको वो आर समझेगा, क्योंकि मैंने रीड में सबसे पहले आर लिखा है। तो मान लो मैंने 2 डाल दिया तो वो 2 को समझेगा आर, कॉमा। फिर मैंने अगली वैल्यू, कॉमा नहीं डलता जब हम डाल रहे होते हैं स्क्रीन पे वैल्यू, कॉमा नहीं डलता, स्पेस देते हैं हम। अगली वैल्यू डाल दी मान लो 5, वो थीटा की वैल्यू समझेगा। और उससे अगली वैल्यू डाल दी मान लो 1, तो वो फाई की वैल्यू समझेगा। तो वो अंडरस्टूड है कि पहली वैल्यू हम तो भूल गए, हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा था, लेकिन जब काली स्क्रीन आ गई रन होने के बाद तो हमें याद ही नहीं, इसलिए ये लाइन लिखवाई जाती है, एंटर द वैल्यू ऑफ आर कॉमा टी एच कॉमा फाई, और इनके ऊपर कोट्स लगा दिए जाते हैं कि भाई कंप्यूटर का कोई इससे खास फर्क नहीं है, हमारी सुविधा के लिए है ये। जो मैंने यहाँ लिखा है कोट्स के अंदर वो तुम स्क्रीन पे छाप देना, ताकि मुझे याद आ जाए आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू देनी है। उसके बाद फॉर्मूला रेड अंडरस्कोर थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, रेड अंडरस्कोर फाई, लग गया फॉर्मूला। फिर एक्स का फॉर्मूला स्टार लगा के, और देखो साइन और कोस हमेशा कैपिटल में आएंगे, इनबिल्ट फंक्शन है, कंप्यूटर को सिखाए हुए हैं ऑलरेडी कि साइन को कैसे कैलकुलेट करना है, कोस को कैसे करना है, उनके पास टेबल है। तो ये कैपिटल में आएंगे, साइन कॉस, साइन साइन और ये कोस। तीनों फॉर्मूलाज डाल दिए। फिर आंसर लिखवाने के लिए अब प्रिंट लिखा। आंसर लिखवाने का क्या तरीका होता है कि अब हम सुंदर सा चाहते हैं कि हमारी मैडम देखकर समझ जाएं कि हमारा ये आंसर निकला है, तो हम प्रिंट के बाद लिख रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये नहीं लिखना, बेकार है ये लाइन, आपने सीधा लिखा एक्स इज इक्वल टू, कोट्स में लिख दिया, कॉमा, तो आपका आंसर ऐसे लिखा हुआ आएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू, कोट्स तो आती नहीं आंसर में, कॉमा भी नहीं आता। मान लो एक्स का आंसर आ गया 5, ठीक है। अगला आंसर आएगा y इज इक्वल टू जो भी आया 7, फिर z इज इक्वल टू 9, ये आंसर लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर एंड प्रोग्राम पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपको प्रोग्राम का नाम जरूर देना है और एंड प्रोग्राम जरूर करना है, वरना प्रोग्राम रन नहीं होगा। प्रोग्राम स्टार्ट भी करना है और अंत भी करना है, और एक इम्प्लिसिट नन लिखनी है। उसके बाद डिक्लेयर करने हैं रियल पैरामीटर। अगर यहाँ पाई की वैल्यू थी तो हमें ये स्टेटमेंट लगानी पड़ी पैरामीटर की, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। फिर रीड करवाना है। अब जिस बच्चे ने ये नहीं लिखवानी लाइन मत लिखवाओ, पर रीड तो करवाओगी, वैल्यू पड़ेगा वो। फिर फॉर्मूला लगेंगे, फॉर्मूला लगने के बाद आउटपुट आंसर तो लिखवाना पड़ेगा। तो बस एक यही लाइन ऑप्शनल है, ये वाली प्रिंट वाली, रीड से पहले, बाकी तो आपको सारा करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। एक प्रोग्राम अभी इसमें और रह गया है, एक तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस तो आपकी बुक में है तो वो कर लेना। ये जो प्रोग्राम रह गया है छोटा सा, ये भी मैं बता देती हूँ। ये प्रोग्राम है, देखो, चलो इसको बजाय इसके कि हम आप पे एकदम थोप दें सब कुछ, आज आप इतना काम करिए, नोट्स तैयार करो चाहिए, और आपको एक फुल एंड फाइनल नोट्स दे देंगे, लेकिन आप अपने हाथ से लिखोगे वो सबसे बेस्ट है। इसको कल करेंगे हम, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर, हाँ बोलो। प्रोग्राम का नाम जो होगा वो लिखो, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ABC भी लिख रहे हो और रन तो हो ही जाएगा। इस बात का मतलब होता है कि कंपाइलर कोई एरर नहीं दिखाएगा, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप प्रोग्राम का क्या नाम लिख रहे हो, ये मीनिंग है इस बात का। उसने वो पढ़ना ही नहीं, ये आपकी सहूलियत के लिए। जैसे आपने 12 प्रोग्राम फाइल में लिखे, आप खुद ही भूल जाओगे कि किस लिए था। पहला प्रोग्राम रूट्स निकाल रहा था इक्वेशन की, दूसरे प्रोग्राम में हम स्फेरिकल से पोलर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तीसरे में मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे लेंथ को। तो ये आपकी सहूलियत के लिए है। ऊपर जो कमेंट लिखते हो वो भी आपकी सहूलियत के लिए है। कंप्यूटर को सिर्फ कमांड से लेना देना है। रीड, प्रिंट, इनमें मिस्टेक होती है वो एरर दिखाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज में गलती हो सकती है तो वो वैसा ही कैलकुलेशन कर देगा जैसा फार्मूला तुमने लगाया, उसको क्या लेना देना। तुम कहते हो कि मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुना करो, वो कर देगा। सेंटीमीटर के में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को 100 से गुना करना होता है, तुमने लिख दिया 5 से गुना करो, तो उसको क्या लेना देना, वो 5 से करके आंसर निकाल देगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर आँख बंद करके फॉलो करता है। प्रोग्राम का नाम भी उन्हीं में से एक है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या नाम है। ये उसकी कंपाइलेशन में नहीं आता। कंपाइलेशन में वो चीज़ें आती हैं जिन पे वो एरर दिखाता है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये तुमने मिस्टेक की हुई है। मान लो किसी बच्चे ने प्रिंट के ऊपर स्टार नहीं लगाया,
तो वो एरर दिखाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। अभी आप वो सब आपको टाइम से मिलेगा। अभी आप सिर्फ बेस मतलब पहला जो ये आपका पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर है, इसमें जो 3-4 प्रोग्राम हुए हैं ये आप अपने नोट्स में लिखोगे, फाइल नहीं। फाइल जब बनेगी तो फाइल के लिए मैं आपको खुद ही कमांड दूँगी। ठीक है, फाइल के लिए मैंने कल एक PDF पोस्ट किया था गूगल क्लासरूम में। ठीक है ना, वो है फाइल। उसमें फाइल में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बी होता है। पार्ट बी में तो आपके पास 12 प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद पार्ट ए लिखना होता है। पार्ट ए होता है कि आपके जो बाकी पेपर्स थे या जो भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम आपने किए वो, तो पार्ट ए में ये जितने एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये लिखे जाएंगे। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो। ठीक, जिसको नोट्स में आलस आ रहा है वो प्रिंट्स निकाल लो, जो मैं कागज़ दे रही हूँ इनके, वो आप उसकी इच्छा है। राइट, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। किसी और ने कोई बात करनी है तो कर सकते हो आप। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय।